हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम ऑफ सीटेट, यूपी टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कि ज्योमेट्री आती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का ज्यामिति का पार्ट सेकंड। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा मेरा इसमें शीर्ष अभिमुख कोण। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि जो ज्योमेट्री टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी बहुत ध्यान से इसे देखें और नोट्स प्रिपेयर करते जाएं और स्क्रीनशॉट लेते हुए रखें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप डायरेक्ट डेफिनेशन देख सकें। मैं बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ आपको। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इसमें शीर्ष टॉपिक ज्योमेट्री में आपका पहली डेफिनेशन है शीर्ष अभिमुख कोण। कोण मैंने लास्ट टाइम कुछ कोण रिपीट किए थे, लेकिन कुछ कोण ऐसे थे कि जो मैं आपको अलग से भी समझाना चाह रही थी। आज मैं वही कोण लेकर के आई हूँ, वही एंगल्स आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो सबसे पहला है हमारे पास शीर्ष अभिमुख कोण, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। देखिए, शीर्ष अभिमुख कोण मतलब जिनके शीर्ष एक दूसरे की ओर हों। अभिमुख मुख, जिनके मुख एक दूसरे की तरफ हों, तो वह जो कोण होंगे वो शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकल एंगल होंगे। देखिए यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, आपको इस टाइप से दो रेखाएं हैं जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इस तरह से एंगल क्रिएट हो रहा है। तब इस कंडीशन में एंगल 1 और एंगल 2 ये जो कोण होते हैं शीर्ष जिनके एक दूसरे की ओर होते हैं, ये कोण आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। जो वर्टिकली अपोजिट को एंगल होते हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एकांतर कोण जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एकांतर कोण में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में। तो आज मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके लिए अलग अलग डायग्राम से इसे अलग अलग तरीके से समझाने वाली हूँ। तो जो ऑल्टरनेट एंगल हैं क्या होते हैं, देखिए ऑल्टरनेट एंगल किस कंडीशन में बनते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा क्रॉस करती है, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा क्रॉस करती है, तब एकांतर कोण क्रिएट होते हैं और करस्पॉन्डिंग कोण क्रिएट होते हैं। ठीक, एकांतर एंगल और ऑल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपके एंगल होंगे कि एक एंगल यहाँ पर हो और एक एंगल उसी सेम लाइन पर जस्ट अपोजिट हो। इस टाइप से जो एंगल क्रिएट होते हैं वो आपके ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, ये जो एंगल होते हैं आपके, ये इंटरनल पार्ट में है। देखिए ये इंटरनल एंगल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही सेम लाइन वाले एंगल्स होते हैं। जैसे इस तरह से कोई लाइन है, इसको कट कर रही है, और ये इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। जैसे एंगल 2 के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ऑफ 6, एंगल 1 का एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 7 एंड एंगल 4 का एंगल 8। अच्छा, इन एंगल्स के लिए ये एक ही लाइन पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से होते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ मैंने नोट लिखे हैं और फिर हम ट्रायंगल को लेकर के इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अब मैं उसके टाइप्स आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है। नोट क्या कहता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब अंदर जो भी कोण बनते हैं वो 180 अंश के होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन आपकी कैंसिल कर रही है, एक तिर्यक रेखा आपकी कैंसिल कर रही है, तब इसके अंदर जो भी कोण बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एंगल बने और यहाँ पर आपके एंगल बने, तो ये आपके 180 अंश के होते हैं। जैसे मैं आपके लास्ट डायग्राम से ही आपको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। देखिए
तो यहाँ पर देखिए मैं इससे एंगल 1, 2, 3 एंड 4, तो अंदर की बात हो रही है कि अंदर जो भी एंगल बनते हैं, तो मैं इस तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4, मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम लेके यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन को समझाया है। ये मैंने लास्ट डायग्राम से लिखे हुए हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ 180। तो ये सारी जो डेफिनेशन है जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें यूज़ की जाती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं इसके अकॉर्डिंग, आपको वो भी देखने को मिलेंगे लास्ट में, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए आपका है ट्राइंगल त्रिभुज। देखिए जब भी हम त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारा जो माइंड है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो भुजा, ठीक, यहाँ पर साइड, और दूसरी आती है एंगल, ठीक, एंगल। और आपकी जो ट्राइंगल होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं, वर्टेक्स, एंगल एंड साइड, साइड एंगल वर्टेक्स। तो देखिए हम ट्राइंगल का जो वर्गीकरण है, जो ट्राइंगल के टाइप्स हैं, हम उन्हें दो टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर मतलब साइड के अकॉर्डिंग, और एंगल के आधार पर मतलब एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये जो वर्गीकरण है मैंने अच्छे खासे तरीके से डीपली लिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा ट्राइंगल है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी भुजाएं बराबर हों। देखिए जो कि नाम से ही अपने बता रहा है, समबाहु, भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो देखिए ये जो भुजाएं हैं ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों की माप अगर इक्वल है तब इस कंडीशन में समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होते हैं। इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं इन सारे त्रिभुज की जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। लास्ट में मैं एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर दूंगी और आप उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे आपको ये और भी अच्छी तरीके से याद होगा। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। विषम बाहु त्रिभुज के लिए आप क्या कहेंगे, विषम बाहु। विषम मतलब जिनकी भुजाएं समान नहीं हो, विषम मतलब भिन्न। विषम मतलब क्या होता है, भिन्न, मतलब जिसकी जो भुजाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो। देखिए ये भुजा का साइज अलग, ये भुजा का साइज अलग, ये भुजा का साइज अलग, तब इस कंडीशन में जो त्रिभुज बनता है वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहली बात, अगर इनकी भुजाएं अलग अलग हैं तो कोण भी अलग अलग होंगे। अब विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √S, S माइनस ए, S माइनस बी, एस माइनस सी। एस को हम बोलते हैं यहाँ पर सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। क्या कहा जाता है, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। और एस सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस c/2। किस तरह से निकाला, मान लो इस भुजा की माप a है, ये a है। अब अर्ध परिमाप बोला, अगर मैं परिमाप की बात करती हूँ, पैरामीटर की बात करती हूँ, तो आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी। आपका पैरामीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ बोला गया है s मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, तो आप 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। सम मतलब समान और द्वि मतलब दो, मतलब जिसकी कम से कम दो भुजाएं समान हो। ठीक है, जैसे कि आपका कोई ये त्रिभुज है, मैंने यहाँ पर त्रिभुज लिया ए बी सी,
ये त्रिभुज है, यहाँ पर एक भुजा की माप ए है और ये दोनों भुजाएं समान हैं, इनकी माप बी हुई। तब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ये वाली भुजा ए बी और ए सी जो है समान है, इक्वल है, इनकी माप बी है। तब ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने वही विषम बाहु त्रिभुज का ही है, लेकिन वहाँ पर एक भुजा अलग थी। अगर मैंने उस भुजा की जगह पर भी बी ले लिया है तो ये s माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से जो अर्ध परिमाप है हमारा क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, मतलब आपका हो गया a प्लस 2b अपॉन 2। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो विषम बाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूलों में आप दो भुजाओं की माप रख सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब है हमारा कोणों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए कोणों के आधार पर मैंने त्रिभुज का जो वर्गीकरण लिया है, हमने लास्ट लेक्चर में इन त्रिभुज के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन आज मैं वर्गीकरण आपको बता रही हूँ इसलिए मैंने उन्हें भी फिर से लिया है। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज कब बनता है, जब कोई भी जो कोण हो, आपका ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सभी की माप 90 से कम हो। अच्छा, इन सभी का सम 180 अंश होगा ही होगा, लेकिन जो माप है पार्टिकुलर सभी की 90 से कम होनी चाहिए, तब वो न्यूनकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण राइट एंगल मतलब आपका एक कोण जो हो 90 अंश का हो। देखिए यहाँ पर आपका एक कोण है जो कि 90 अंश का है। हमने न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी मैं आपको बताना चाह रही थी जो कि आपके इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका क्या हुआ, ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड आपका रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल देखते हैं, तो ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कब होता है, जब आपका जो एक एंगल हो वो 90 से बड़ा हो, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल जो है 90 से बड़ा है, बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो आपके 90 से छोटे हैं। तो इस कंडीशन में जो एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वही ये जो न्यूनकोण है, समकोण है और ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट, राइट एंगल और आपका ऑब्ट्यूज एंगल से क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेशन से ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इनसे रिलेटेड, उन क्वेश्चन से और अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल पी ओ आर, ये जो एंगल है एंगल पी ओ आर वो आपका बाय है और एंगल क्यू ओ आर वो आपका 3y है। तब यहाँ पर बाय की जो वैल्यू है आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, और कभी भी रैखिक युग्म जब भी आए या रैखिक युग्म आपको जब भी लगे कि यहाँ पर डायग्राम में बन रहा है, तब इस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो एक ही रेखा पर एंगल बन रहे हैं उन सभी की जो माप है, उन सभी का जो मान है वो 180 के इक्वल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180। मतलब मैंने क्या किया कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर जो है आपका यहाँ पर 180 बन रहा है। तब हम यहाँ से क्या कर देंगे, 4y इज इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू आपका होगा 180। देन y इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4 से कैंसिल करेंगे हम 45 टाइम्स, तो y की जो आपकी वैल्यू होगी 45 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चंस इजी लग सकते हैं आपको, लेकिन ये बेसिक को लेते हुए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो सभी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे आपको और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से बेसिक तरीके से इसे समझ के हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि ए बी
और CD दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु O पर काटती हैं। यदि एंगल AOC जो है 60 डिग्री का है तो एंगल COB कितने डिग्री का होगा, इस एंगल की आपको माप बतानी है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है शीर्ष अभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से होगा। शीर्ष अभिमुख कोण में मैंने आपको क्या बताया था कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनके शीर्ष के वो आपके इक्वल होते हैं। तो यदि ये वाला जो एंगल है 60 है तो ये वाला एंगल जो होगा ये आपका भी 60 होना चाहिए। लेकिन यदि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से देखती हूँ, देखिए इस वाली लाइन पर ये यहाँ से परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से ये इस वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तब इस कंडीशन में हम यदि इस वाले एंगल को BOD इस वाले एंगल को x ले लेते हैं, ये एक हमारा रेखिक युग्म बन रहा है, ये हमारा यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है। तो हम अगर इस एंगल को मान लो एंगल AOD जो है हमने x ले लिया। यदि हम इस एंगल को x ले लेते हैं तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर हम 180 लिख सकते हैं, इक्वल हम 180 लिख सकते हैं। तो जो AOC है उसकी वैल्यू 60 है और आप इसे x ले लेंगे तो ये 180 और x की जो वैल्यू है आपकी 120 डिग्री। तो यहाँ से आपकी जो एंगल AOD है उसकी वैल्यू हो गई 120 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल COB, इस एंगल को फाइंड करना है। तो यदि ये वाला जो एंगल है 120 है तो एंगल COB भी आपका क्या होगा 120। क्यों? क्योंकि शीर्ष कोण है। किस कंडीशन से प्रॉपर्टी आपने लगाई, शीर्ष अभिमुख से, तो एंगल COB क्या होगा 120। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 120 राइट होगा। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन तो उससे हमें ये प्रॉपर्टीज जल्दी याद आ जाती हैं और हम सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है ताकि आप सही डेफिनेशन का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 75 डिग्री के संपूरक एवं कोटि पूरक कोणों का अंतर होगा। देखिए लास्ट जो मेरा लेक्चर था इसका जो पार्ट 1 था वहाँ हमने डिस्कशन किया था संपूरक कोण एंड कोटि पूरक कोण। संपूरक मतलब आपका था कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोटि पूरक था आपका। तो आप संपूरक और कोटि पूरक की माप जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। संपूरक एंगल 180 डिग्री एंड कोटि पूरक जो थे आपके 90 डिग्री के। तो सबसे पहले तो इन दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, संपूरक जो होगा 180 में से फाइंड करेंगे हम 75 को माइनस करेंगे संपूरक कोण के लिए तो हमारा कितना आने वाला है यहाँ पर 105 डिग्री। और कोटि पूरक जो एंगल होगा कोटि पूरक वो आपका 90 में से माइनस होगा और जब 90 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 15 डिग्री होगा। अब इन्होंने यहाँ बोला है कि इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो आप निकाल सकते हैं 5 - 5 एंड 10 - 1 तो 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y का मान होगा, y की जो वैल्यू होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। तो देखिए डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, डायग्राम आपको देखने में क्रिटिकल ज़रूर लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर y की जो वैल्यू जो माप दी हुई है एंगल O, ये हम O बोल देते हैं OC, और एंगल EOD की हमें वैल्यू दी हुई है और एंगल FOB की दी हुई है। यदि मैं यहाँ से देखूँ कि एंगल
ओ बी बराबर होगा एंगल ए ओ ई के। आपको समझ में आ रहा है मैंने किस तरह से लिखे? ये हमारे शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। किस तरह के होंगे? शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। ठीक, ये आपके शीर्ष अभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो देखिए अगर ये वैल्यू y है एफ ओ बी की, तो ये वैल्यू भी हमारी y होना चाहिए। और फिर अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैं इसे यदि हाइड कर देती हूँ तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये पूरा रेखिक युग्म बना रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तब इन सभी एंगल की जो वैल्यू होगी, मैंने इसे y कह दिया, तो इन सभी की जो ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, ये कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। तो आपका 5/4y प्लस y प्लस 3/2 ऑफ y जो होगा आपका 180 डिग्री का। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आपकी होगी 48 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने पैरेलल लाइन से लिया है कि ए बी कोई पैरेलल लाइन्स हैं तथा इसे कोई एक तिर्यक रेखा है जो कि पी क्यू है वो काटती है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए बी जो है पैरेलल लाइन्स हैं। ए बी क्या है? यहाँ पर पैरेलल लाइन्स हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही। तो मैंने आपको क्या बताया था नोट में कि जब भी इस कंडीशन में कोण बनते हैं, अंदर वाले जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। ये मैं बाय नोट जो मैंने आपको बताया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो x इज इक्वल्स टू आपका 180 180 माइनस 135 होगा, मतलब x इज इक्वल्स टू आपका 45 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। आई होप कि आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझा होगा और उनके क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये करवाए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी मेरे साथ सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम और अदर टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बना के रखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरा जो ज्योमेट्री का पार्ट होगा वो त्रिभुज के ट्राइंगल के केंद्र को लेकर के है। वो सिर्फ मैंने केंद्र को लेकर के एक अलग पार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से केंद्र में जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट उस पार्ट को ज्योमेट्री के लेकर के आएंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए।